हेलो एवरीवन, दिस इज राज कमल। जैसे कि आपको पता है कि लगातार आपकी सीरीज चल रहे हैं यहाँ पे जेई से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज ओम्स के नियम, ओम्स लॉ। ओके, तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम ने किस टाइप के नियम दिए। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है वी इजकल टू वी प्रोपोर्शनल टू आई या आई प्रोपोर्शनल टू वी। तो आज सारी कंफ्यूजन आपके खत्म होने वाले हैं। चलिए हम चीज़ों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ओम्स के क्या नियम है, ओम्स के लो, है ना। चलिए, ये एक साइंटिस्ट था जॉर्ज ओम्स, जिसके द्वारा नियम दिया गया था। ये कहता है किसी कंडक्टर यानी तार या उसमें होने वाले प्रतिरोध के अक्रॉस अगर जितना करंट बढ़ाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। V इजकल टू आर या I प्रोपोर्शनल टू V। ध्यान समझिए, बहुत बच्चा V प्रोपोर्शनल टू I में कंफ्यूज रहता है, कोई I प्रोपोर्शनल टू V में कंफ्यूज रहता है। तो ये सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, नाउ मैं अगर बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ओम्स के नियम, ओम्स के लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस between the potential difference between 2 point of a conductor और कंडक्टर हो तो उसमें भी प्रतिरोध होगा, और रेजिस्टेंस, कंडक्टर रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टेंस कंडक्टर रेजिस्टेंस वर्ड यूज कर सकते हो, या फिर सिर्फ रेजिस्टेंस वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the current। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर किसी कंडक्टर में आप करंट जैसे बढ़ाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज बढ़ेगा। अब यहां इस वोल्टेज का रिलेशन आप चाहे तो वोल्टेज ड्रॉप से भी रख सकते हो, इस रिलेशन वोल्टेज ड्रॉप से भी रख सकते हो, या VD आप यूज करो या फिर VD यूज ना करो। तो आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, VD दे तब भी वो वोल्टेज रहेगा, V दे तब भी वो वोल्टेज रहेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि किसी कंडक्टर के क्रॉस, ये कंडक्टर है और उस कंडक्टर का एक जगह प्रतिरोध हमने एक्युमुलेट कर दिया, एक जगह रख दिया है, और यहां पर हमने क्या अप्लाई किया है, वोल्टेज। यहां पे क्या अप्लाई किया है, वोल्टेज। और वोल्टेज के जगह पे मैं अभी दो टर्मिनल V और E को अलग करने के लिए मैं कहूंगा यहां पे हमने क्या अप्लाई किया है, E बैटरी। ये क्या जी, एक बैटरी है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। तो ऑब्वियसली अगर ये कोई प्रतिरोध है, R ओम का कोई प्रतिरोध है, तो आप बताओ इस प्रतिरोध के अक्रॉस भी तो वोल्टेज होगा। बच्चे यही वाला वोल्टेज समझ लेते हैं, तो V प्रोपोर्शनल टू I कहेगा, ये वोल्टेज बढ़ेगा तभी तो करंट बढ़ेगा। लेकिन जो ओम्स लॉ ने दिया है किसी एलिमेंट के क्रॉस, क्या दिया जी, किसी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एलिमेंट, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या कुछ भी हो, ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर, किसी खास कंडक्टर या कंडक्टर के रेजिस्टेंस की चर्चा हो गई है। क्लियर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां पे देखिए, यहां पर कह रहा है कि करंट जितना इधर से गुजरेगा इधर से, उतना ही ज्यादा इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस क्या मिलेगा आपको, वोल्टेज मिलने वाला है। इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस आपको क्या मिलने वाला है जी, वोल्टेज मिलने वाला। मामला क्लियर है कि किसी एलिमेंट के क्रॉस जो करंट का फ्लो होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि वहां पे वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज कितना होगा दो टर्मिनल के क्रॉस। मतलब समझिए कि यहां पे अगर करंट की मात्रा बढ़ेगी तो यहां का वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज भी बढ़ेगा। इस एलिमेंट की चर्चा हो गई, ओम्स लॉ यहां लग रहा है, आप यहीं से लगाना शुरू करते हो। सर V इजकल टू आई आर
आप यहां से सोचते हो ये वाला चीज सोचते हो। ऐसे में आपको हमेशा ये लगेगा कि जब तक ई नहीं बढ़ेगा तब तक आई तो बढ़ेगा ही नहीं। बात सही है। जब यहां सोर्स वाला से लेके चलोगे तो आपको लगेगा कि ये वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे तो ये करंट तो कभी बढ़ ही नहीं सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इस करंट को बढ़ाया जा सके। क्लियर? तो सबसे बिगेस्ट कंफ्यूजन जो आप कह सकते हो वो स्टूडेंट में यही होता है। तो आई होप सो ये सारे कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो चुके होंगे कि ये तभी संभव है जब आप सोर्स वोल्टेज को उठाओगे। लेकिन यहां पे किस वोल्टेज की चर्चा की गई है? एलिमेंट वाला वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट। वो यहां पे मैं लिख देता हूं। यहां पे इस वोल्टेज को क्या लिखूंगा जी? इसके बारे में क्या लिखूंगा? वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट रेजिस्टेंस, उसके वोल्टेज की चर्चा की गई है, ना कि सोर्स वोल्टेज की, ना कि सोर्स वोल्टेज की। तो अब क्लियर है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब करंट जितना बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर कोई यहाँ पे चाहे वोल्टेज ड्रॉप भी लिखना तो बिल्कुल लिख सकता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप को VD से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट जितना बढ़ेगा आपका वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा, उतना ही होगा। क्लियर है? तो यही तो है आपका वोल्टेज, यही तो है आपका वोल्टेज। ठीक है, चलिए नौ। अब इसी को प्रोपोर्शन बनाने के लिए V इज इक्वल टू क्या कर दिया जाता है? IR। क्या कर दिया जाता है जी? V इज इक्वल टू IR कर दिया जाता है। तो यही है ओम्स लॉ के फाइनल फॉर्मूले, फाइनल फॉर्मूले। V इज इक्वल टू IR। लेकिन ये कंडीशन तभी तक वैलिड होगा जबकि इस कंडक्टर का टेम्परेचर मेंटेन हो। ओके, इस कंडक्टर या रेजिस्टेंस जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि कंडक्टर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, उसको एक जगह दिखाते हैं तो ऐसे ही दिखाएंगे, या फिर आपने कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है तो भी आपको उसको ऐसे ही मेंशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखें एक बात हमेशा कि ऐसा कंडीशन तभी होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तभी होगा जब तीसरा पैरामीटर चेंज ना हो। तीसरा पैरामीटर क्या है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये चेंज ना हो। और ये सर कैसे चेंज होगा? ये तो फिक्स हमने लिया है, कैसे चेंज हो जाएगा जी? चेंज होता है, आपको पता है कि ताप के बढ़ाने और घटाने से कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता और घटता है। तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? हमेशा टेम्परेचर ना। एक और चीज है जो कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज स्ट्रेन। कभी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा होगा, है ना? तो स्ट्रेस स्ट्रेन में मतलब कि कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर में भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, है ना? कंडक्टर के क्या होना चाहिए? फिजिकल पैरामीटर में भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसके शेप वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, एट, यहाँ पे मेंशन करूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्ट्रेन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्ट्रेन। मतलब कोई स्ट्रेन मतलब हो गया कोई फिजिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए कंडक्टर का, और टेम्परेचर का मतलब हो गया ताप में भी कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तभी ये ओम्स लॉ वैलिड है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ओम्स लॉ वैलिड ही कब है? डिपेंड करेगा उसके लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर नियत होना चाहिए। टेम्परेचर में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए, तो आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से होता है। अगर कई बार देखोगे तो ओम्स लॉ में क्या किए जाते हैं जी? एक कर्व बना दिए जाते हैं। ये कर्व क्या इंडिकेट करता है? अच्छा, एक चीज समझिएगा। कई बच्चा ये कहेगा कि सर यहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट, नियत होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, थोड़ा सा मैं क्या देता हूं जी? एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए क्या है, V इज इक्वल टू IR आपको फॉर्मूला बना। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम चीजों को समझते हैं। मान लो आपके घरों में वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। प्रतिरोध आपने कितना, करंट प्रतिरोध हम आप कितना लगा लो कि आप लगा लो प्रतिरोध भी कितना है जी? 200 ओम का कोई प्रतिरोध है, तो करंट कितना रहा होगा उस प्रतिरोध उस सर्किट में? सर 1 एम्पियर का करंट रहा होगा, तभी तो मैनेज होगा। 200 गुना 1 हो जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 200। टोटल कितना हो जाएगा जी? 200। 9। अगर मैं यही बात कर लूं, अगर मैं यही बात करूं कि
अगर इसको नियत रखा जाए तो मामला ठीक है, कांस्टेंट अगर इसको रख लिया आपने, अगर किसी भी परिपथ के लिए। अब देखिए, अब आपने वोल्टेज बढ़ा के, सोर्स वोल्टेज बढ़ा के, आपने सोर्स वोल्टेज बढ़ा के क्या किया कि आप करंट को बढ़ा लिए। क्या किए जी? करंट को बढ़ा लिए। लेट्स एग्जांपल, तो वोल्टेज बढ़ेगा क्योंकि ये नियत है। अगर आपने करंट को 2 एम्पियर, सोर्स वोल्टेज बढ़ा के आपने करंट को 2 एम्पियर कर लिया, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 200 ओम तो फिक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 400 ओम। कितना हो जाएगा? 400 वोल्ट। तो आपने क्या देखा कि अगर ये बढ़ा तो उसी के प्रोपोर्शनल ये बढ़ा। इसका मतलब है अगर इसके पैरामीटर में आपने क्या किया? 2 गुना किया, तो ये भी क्या हो गया? 2 गुना। अगर इसको आधा गुना करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा गुना। इसको 10 गुना करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 गुना। इसका मतलब ये चीज तय है कि इसको नियत रहना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इसको 2 गुना किए, ये हो गया आधा, 2 सेकेंड के लिए आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो ऐसा हो गया कि आपने इसको तो 2 गुना किया और ये हो गया आधा, तो भी मैनेज होकर 200 ही बचा। तो इसके बढ़ जाने से वोल्टेज पर कोई असर नहीं पड़ा, फिर तो ये लीनियर इक्वेशंस बनाया ही नहीं। इसीलिए हमेशा अगर कोई 3 पैरामीटर का इक्वेशन होगा, एक का दूसरे से अगर रिलेशन देखना होता तो तीसरे को नियत जरूर करना पड़ेगा। एक साथ तीनों को वेरी नहीं कर सकते, फिर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ओके, तो आई होप सो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा आपके माइंड में। अब कई बच्चा ये भी कहेगा, समझिएगा, कई स्टूडेंट का ये भी कहना है अब कि सर अपन तो ये फॉर्मूला भी लगाते हैं कि जैसे E बराबर, ये भी तो लगा देंगे ना, E बराबर I इंटू आर, ये भी तो फॉर्मूला लगेगा। अब यहां से तो वोल्टेज बढ़ेगा तभी आपका वहां करंट बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये सर्किट अगर आप देखेंगे, अगर इस सर्किट जैसा हमने अभी बनाया है इसको, तो इस सर्किट की अगर बात करो तो बिल्कुल ये सर्किट में ना ये कंडक्टर और ये कंडक्टर आपस में पैरेलल है, तो आपका जो डेवलप्ड वोल्टेज V है वो बराबर हो गया है किसके? सोर्स बैटरी के। किसके बराबर हो चुका है? सोर्स बैटरी के। तो अगर मैं ये लिखूं V बराबर IR, तो ये भी तो लिख सकता हूं V बराबर, अगर लिखूं IR तो क्यों नहीं यहां पे E लिख दूं? तो इस दिए हुए सर्किट में E बराबर होगा। लेकिन यही 2 रेजिस्टेंस यहां लगा देता तो क्या इस रेजिस्टेंस का, यहां एक और रेजिस्टेंस लगाता तो क्या यहां का वोल्टेज इसके बराबर होता? नहीं। तो जो गिवन सर्किट है हम उन पे चर्चा करेंगे फिलहाल कि ऐसा होता है। चूंकि यहां इसके बराबर है तो यहां पे लिखा जा सकता है E इक्वल टू IR भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक और रेजिस्टेंस जुड़ता तो उसका सर्किट में जाने वाला करंट और उसी का रेजिस्टेंस वहां के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, फिर वो सोर्स वोल्टेज के बराबर तो नहीं होगा ना। ओके, चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए इसमें। चलिए, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन से बताता हूं। यहां है 20 वोल्ट सोर्स, ओके, ये प्रतिरोध है 5 ओम का। तो करंट जब भी आप निकालते हो किसी परिपथ में, आपसे यहां पूछ देगा फाइंड करंट। हालांकि कोई मीनिंग नहीं बनता ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सॉल्व करना, बहुत सिंपल है ये। आई बराबर कभी पूछे तो ओम्स लॉ से ही निकालोगे। आई बराबर कभी पूछे तो कैसे निकलेगा? तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, V इजकल टू आई इंटू आर। तो हम कहेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आर। ओके, अब समझिए कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा वो भी मैं दूर कर देता हूँ। 20 बटा, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला लगा दो, आई बराबर अगर निकालना है तो आप लिख दीजिए 20 बटा 5 बराबर क्या? 4 एम्पियर इस परिपथ से करंट फ्लो करेगा। अब एग्जैक्ट में क्या करना था सर? एग्जैक्ट में अगर आपको इस परिपथ का करंट चाहिए था तो आपको इसी का वोल्टेज लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए था? इसी एलिमेंट का वोल्टेज, है ना, और उसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस और उसी एलिमेंट में जाने वाला करंट निकलेगा। आपको तो ये पता होना चाहिए, लेकिन हमने तो ये वोल्टेज उठा लिया जी। ऐसे सर्किट में हमने
वो इसलिए सिर्फ उठाया क्योंकि इस सर्किट क्या है जी, पैरेलल है। यहां का जो सर्किट है वो इसके पैरेलल है, तो ये वाला वोल्टेज वही होगा जो यहां वोल्टेज ड्रॉप रहा होगा। इसीलिए मैं यहां वोल्टेज ड्रॉप ना पता करके, यहां पता इंटरेस्ट नहीं रख के हमने यहां से ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप और जो वोल्टेज है या बैटरी अगर होता सब बराबर है। क्या है जी, सभी बराबर है, इसीलिए आपको कभी दिक्कत नहीं होता ऐसे सवाल में। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे कि सर एक और प्रतिरोध लगा के देखिए, तब देखिए ओम्स लॉ का क्या मामला चलता है। तो हम आगे एक और क्वेश्चंस पे आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि देखिए हमेशा सोर्स वोल्टेज बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए उस एलिमेंट का वोल्टेज को हमेशा देखने की कोशिश करिए। का उस एलिमेंट के रेजिस्टेंस का, ऐसा नहीं कि सोर्स वोल्टेज उठा लिए। आइए एक मैं चर्चा करता हूं यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस यहां। हमने क्या किया, बैटरी से कराया था, बैटरी ही उठाएंगे। इसके बाद ना आपका कुछ देर कलर कोडिंग वाला रेजिस्टेंस भी ऐड कर दिए जाएंगे आपको, है ना। कलर कोडिंग वाला रेजिस्टेंस आपने नहीं पढ़ा है, वो भी कराएंगे। उसमें कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रोसेस है, उसको याद रखना होता है, तभी कलर कोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहां पे कहता हूं एक प्रतिरोध है 10 ओम और दूसरा प्रतिरोध है, मान लो ये भी है 10 ओम, ये भी कितना है जी 10 ओम। आपका सोर्स वोल्टेज है कितना 20 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है कि बताइए इस परिपथ में करंट कितना, इस परिपथ में करंट कितना जी, इस परिपथ में करंट कितना अगर करना है इस एलिमेंट में, अगर मैं कहूं इसको R1 एलिमेंट नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, उधर क्या है वो प्रतिरोध 10 ही है। अगर आपसे ऐसा पूछ दिया फाइंड करंट, ध्यान से समझिएगा, मैं एलिमिनेट कर देता हूं, फाइंड करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना जा रहा है ये आपको पता करना है। तो दो तरीके से क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहला, अगर या तो आपको ऐसा पता हो कि इसी एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप कितना है ना, अगर ये पता चल जाए तो इसका करंट आसानी से हम पता कर लेंगे। अगर मैं इसको VD के नाम दे दूं, है ना, अगर मैं यहां पे VD का नाम दे दूं तो VD इज इक्वल टू वहां से जाने वाला करंट इनटू उसका प्रतिरोध होगा। बिल्कुल सर होगा। तो मैं कहूंगा VD तो हमको पता ही नहीं है, अभी ऐसे VD पता ही नहीं है, लेकिन आपने इतना तो बेसिक्स तो पढ़े ही है कि अगर समान प्रतिरोध है और सीरीज सर्किट है तो वोल्टेज क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या होगा, वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध सेम है और सीरीज सर्किट में करंट हमेशा समान जाएगा। सीरीज सर्किट में हमेशा क्या जाएगा जी, करंट समान जाएगा, जो यहां आएगा वही सब में जाएगा। ऐसा नहीं है 2 एम्पियर यहां जाएगा 4 ऐसा इधर जाएगा, ऐसा नहीं हो। सीरीज परिपथ में करंट हमेशा क्या होगा, समान। तो जब रेजिस्टेंस भी समान, करंट भी समान, तो इसका मतलब दोनों वोल्टेज भी हमेशा समान होगा। तो सेम रेजिस्टेंस में सोर्स का वोल्टेज अगर कुछ भी हो तो वो हमेशा, अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो हमेशा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में बट जाते हैं। क्या होते हैं जी, 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे। तो VD का वोल्टेज अब हमको पता चला कि यहां पर VD का वोल्टेज कितना है सर, 10 वोल्ट। कितना है जी, 10 वोल्ट। तो देखो अब ओम्स लॉ को अब आपको डिफरेंशिएट करने में मजा आएगा। अब सोर्स वोल्टेज तो नहीं उठाए, यहां वाले सर्किट में तो आप यही देखते थे कि ये वोल्टेज उठा के देख लेते थे, लेकिन ओम्स लॉ कहता है कि भाई हम पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, पर्टिकुलर एलिमेंट, इसीलिए पर्टिकुलर एलिमेंट का वोल्टेज आपको उठा के लाना पड़ रहा है। नौ आई है आपको पता करना, नौ R1 रेजिस्टेंस कितना जी, 10 ओम। तो ये अगर कैंसिल आउट हो गया तो इस परिपथ में जाने वाला करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। कितना हो गया जी इस परिपथ में जाने वाला करंट, 1 एम्पियर इज योर राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। उसी एलिमेंट को देखना हमें,
सोर्स वोल्टेज के पास हमेशा मत चले जाना, क्योंकि एक सर्किट देखते हो तो आप सोर्स के पास भाग जाते हो। चलिए नाउ इसको सेकेंड मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड, यहां पर अपने को क्या करना है जी, सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करना, सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करना। सर सेकेंड मेथड आप क्या करोगे, सेकेंड मेथड ये कहेगा, सेकेंड मेथड यहां पे ये कहेगा, सेकेंड मेथड ये कहेगा कि जब टोटल वोल्टेज है इस दोनों का, सीरीज में सर्किट में करंट सेम होता है, तो टोटल आपको क्या होना चाहिए, यहां से यहां का वोल्टेज पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है 20 वोल्ट है। टोटल वोल्टेज इस दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर भी कितना होगा जी, 20 वोल्टेज, और सर्किट का करंट सीरीज में एक ही होगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल, है ना। तो यहाँ पे आर टोटल सीरीज में है तो 10 और 10 20, आगे भी पढ़ाएंगे कितना होगा आर टोटल जी 20, और टोटल उस रेजिस्टेंस के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना 20। तो ये भी कर सकते हो ओम्स लॉ से, टोटल सोर्स वोल्टेज यानी आप बैटरी वाला वोल्टेज बराबर, आप इतना वोल्टेज वही बराबर है दोनों रेजिस्टेंस का, आई इंटू आर टोटल प्रतिरोध, क्या हो जाएगा आर टोटल प्रतिरोध। तो टोटल वोल्टेज कितना है 20 बराबर आई इंटू टोटल प्रतिरोध कितना जी 20, तब भी आप करंट इस परिपथ का निकाल सकते हो, कितना निकलेगा जी 1 एम्पियर, कितना निकलेगा 1 एम्पियर। क्लियर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सोर्स वोल्टेज को उठा के तब टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आप ये मत समझिए, हम ये हमेशा समझिएगा कि वोल्टेज ड्रॉप वाला मामला होता है, ऐसा नहीं कि ये यहां देखिए ओम्स लॉ जब लगाए थे इंडिविजुअल एलिमेंट में लगा रहे थे, तो यहां का सोर्स काम नहीं आया ना आपको। अगर आप टोटल सर्किट में चूंकि यहां पर दोनों को इक्विवेलेंट करना चाहते हो, तभी आपने इस सोर्स वोल्टेज का इस्तेमाल किया। तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, सब चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ओम्स लॉ क्या है, किस तरीके से वेरीफाई होता है, इच एंड एवरीथिंग यू नोन वेरी वेल। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। एक चीज और मैं बता दूं, वेट, एक कर्व ना, एक कर्व, कई बार आप कर्व देखते हो कि ये ओम्स लॉ का कर्व होता है। वेट, एक चीज, छोटा चीज है, हालांकि ये तो ऐसा कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कर्व आपने देखा होगा। जैसे ये हमारा वोल्टेज है ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये हमारा करंट, दो कर्व लिया, V इज इक्वल टू आई आर के कर्व को अगर रिप्रेजेंट करना है, जहां पे R क्या है जी, कांस्टेंट है, R क्या है जी, कांस्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो कंडीशन देता है ये रेजिस्टेंस होता है। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते, फिर भी मैं बताता हूँ। ये कहता है कि अगर वोल्टेज V1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग I1 है। अगर वोल्टेज आपने V2 किया हुआ है तो करंट आपका I2 है, या फिर करंट आई गया तो वोल्टेज V2 गया। करंट आपको क्या गया जी V3, I3 आपने दिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। इसका मतलब है, लेट्स एग्जांपल कह रहा हूं, अगर यहां पर देखिए, किसी को अगर बहुत को कर्व नहीं समझ में आता क्या है, अगर आपने 10 यहां पर कमाए, मैं कहता हूं 2 एम्पियर करंट है, तो 2 एम्पियर पे आपका वोल्टेज कितना मिला जी 10 वोल्ट। तो अगर मैं दोगुना कर दिया यहां पे कितना 4 एम्पियर, तो ऑब्वियसली ये लकीर ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो 4 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, दोगुना हो गया, तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा 20 वोल्ट। अगर आपने इसको 8 एम्पियर कर दिया, कितना कर दिया 4 का 8, तो ये इससे 4 गुना हुआ, तो 20 से ये क्या हो जाएगा 40 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका देख रहे हो कि रेजिस्टेंस का लकीर ऐसा ही जाएगा, रेजिस्टेंस का लकीर ऐसा ही जाएगा, क्योंकि जितना मल्टीप्लिकेशन होगा उसी तरीके से जितना करंट बढ़ेगा उसी करस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये आपका अब ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो रेजिस्टेंस कैसा देता है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व देता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।